हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग आपको बताने वाले हैं कि कक्षा 10 विज्ञान के पेपर में मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। सबसे पहले हम लोग लेकिन पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान का। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग जीव विज्ञान पढ़ेंगे, फिर केमिस्ट्री पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले क्या पढ़ोगे? भौतिक विज्ञान। जो प्रश्न आएगा हम उसको आप मार्क कर दे रहे हैं, उसको आप रट के जाना, याद रखना इस बात को। आइए देखते हैं। देखो, जो जो हम मार्क करने जा रहे हैं वो आप रट के जाओगे, चाहे जैसे। ध्यान से देखो, सबसे पहले आपको ये प्रश्न एकदम पढ़ के जाना है। सबसे पहले आपको ये प्रश्न एकदम रट के जाना है, इस बात को याद रखना। प्रश्न क्या है सुनो ध्यान से, अगर ना दिख रहा हो तो आप सुनो केवल। प्रश्न है, अवतल दर्पण के ध्रुव एवं फोकस दूरी के मध्य रखी वस्तु के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचिए। या दूसरा देखो, इसको आपको एकदम रट के जाना है। ये वाला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, याद रखना। ये वाला प्रश्न आपको एकदम रट के जाना है और बता दे रहे हैं। और एक प्रश्न ये भी आप पढ़ के जाओगे। प्रश्न है, गोली दर्पण की फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या के संबंध का सूत्र लिखिए। ठीक है, इसको भी आप पढ़ के जाओगे। और दिखा दें आपको, अब ये वाला देखो, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच जब वस्तु कहाँ रखा जाए? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच किस दर्पण में? अवतल दर्पण में। दूसरा, ध्रुव और फोकस के बीच, इसको भी आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, अपवर्तन के नियम। प्रकाश का अपवर्तन से आप क्या समझते हो, इसको पढ़ोगे। प्रकाश के अपवर्तन से आप क्या समझते हो? अपवर्तन के नियम आपको याद रहना चाहिए। ठीक, और प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन ये रहा। प्रकाश के परावर्तन क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं, इसको भी याद करोगे। और हम बता रहे हैं क्या याद करोगे। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है, इसको भी आप याद कर लेना। ऐसे देखते जाओ। और इन सभी प्रश्न को देखो, वायु में इस टाइप का प्रश्न आएगा। हो सकता है कि अंक बदल जाए, बाकी प्रश्न आएंगे। प्रश्न क्या है? वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। 3/2 अपूर्णांक वाले कांच में प्रकाश की चाल क्या होगा? इसको आपको ये वाले प्रश्न देख कर जाना। और एक प्रश्न और दिखा दे रहे हैं, ये वाला। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा? ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलो भैया, अब आपको हम लोग अगर इसमें विस्तृत उत्तरीय प्रश्न बता दें इस प्रश्नों में से, तो कुछ एक प्रश्न सवाल देख लो, ये भी एग्जाम में आ सकता है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है। एक वस्तु इसके मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है। वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए तथा इसका किरण आरेख भी बनाइए। एक प्रश्न ये रहा, आपको तैयार करके जाना है। एक प्रश्न ये रहा कि इसको पढ़ो। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु रखी है। बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। ये भी आपको आना चाहिए। और हाँ, हम ऐसे बोल रहे हैं, उसको एक अवतल और उत्तल दर्पण की उपयोग भी आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, इसको याद करके जाना। और इसको भी, प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन। प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन क्या है, इसको आपको याद करना है। और याद रखना, एक निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष। ये देखो, निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके कारण और निवारण आपको याद रहना चाहिए, रट के जाना। ये एक आएगा, या तो निकट आएगा या तो दूर आएगा। और दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके कारण और निवारण। ठीक है, इसको आपको याद होना चाहिए। और हाँ, कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण को समझाइए। ये भी आना चाहिए आपको, विबग्योर वाला। देखो, हम मोस्ट इंपॉर्टेंट बता दे रहे हैं, आप इसको रट लो एकदम से।
ठीक है। तो ये सब आएंगे जो बता रहे हैं यही आएगा, ध्यान देना। अभी आपको झूठ लगेगा, आप मिला लेना जब पेपर देकर आओगे तब। इसको देखो, प्रश्न दिखा रहे हैं, इसको याद करना आप। मानव नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, इसकी परिभाषा मोस्ट इंपॉर्टेंट, लिख लो अभी से, आएगा किसी ना किसी सेट में रहेगा। और ये है देखो, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के निवारण किस प्रकार किया जाता है, किरण आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए, ये आना चाहिए आपको। और दूर दृष्टि दोष भी आना चाहिए। दूर दृष्टि दोष क्या है, इस दोष के कारण, इसका निवारण क्या है, आप बताइए। ये रट लो, आएगा एग्जाम में, बता देना। ये फिजिक्स की बात कर रहे हैं अभी, आप इसको भी याद कर सकते हो। देखो अभी तो याद कर लो, अगर आप मान लो जो याद करे हो नहीं आ रहा है तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचा है कि प्रश्न एक भी छोड़ के नहीं आना है, सारे प्रश्न करने हैं, आपको आता हो या ना आता हो। ठीक है, तो इसको भी देख लेना। प्रिज्म क्या है, किसी प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन समझाइए, ये भी आपको आना चाहिए। और एक लेंस वाला बता दें आपको, लेंस वाला भी इम्पोर्टेंट है। ये वाला देखो, जो लेंस में है, जब वस्तु F1 तथा लेंस के बीच में हो, जब वस्तु कहाँ रखा हो, वक्रता केंद्र या इसको हम लोग प्रकाशिक केंद्र बोलते हैं, F1 के बीच रखा हो, तब इस लेंस का प्रतिबिंब। ठीक है, देखो F1 तथा लेंस के बीच में, अथवा वस्तु प्रकाशिक केंद्र व फोकस के बीच स्थित। देखो ये याद रखना, लेंस में जब वस्तु, उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं, जब वस्तु कहाँ हो, प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच में हो, तब उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, इसको आपको याद करना है। और प्रकाश के परावर्तन के नियम लिखिए, ये तो आपको बताए हैं, ये भी याद करना। और मानव नेत्र आना चाहिए। देखो बहुविकल्पी हम आपको नहीं बता रहे हैं, लॉन्ग आंसर बता रहे हैं, इसको याद रखना। अब देखो इनमें से आपको क्या तैयार करना है, ध्यान से देखना। विद्युत धारा की परिभाषा आप याद करोगे, विद्युत धारा की परिभाषा याद करोगे। और एक बोल्ट की परिभाषा याद रखना, एक बोल्ट की परिभाषा याद करोगे। बोल्ट की परिभाषा सर्च कर लेना अपना, अगर न लिखे हो तो। विद्युत विभव क्या है, इसको आप विद्युत विभव, विद्युत विभवांतर, इसको भी आप याद करके जाओगे। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओम का नियम याद रखना। ओम का नियम रट के जाना, एकदम से आएगा एग्जाम में कि ओम का नियम क्या है। और ओम का नियम में जो ग्राफ होता है वो सरल रेखा होता है, इसको भी याद कर लेना। ठीक है, और इसकी परिभाषा भी आप रट लोगे एकदम। विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हो, या प्रतिरोधकता से आप क्या समझते हो, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो जो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो आपको तैयार रहना चाहिए। और हाँ, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा या एक इलेक्ट्रॉन का मान कितना होता है, ये आपको आना चाहिए। ये देखो, इस प्रश्न को रट लेना। ओम, प्रश्न का मतलब उत्तर भी रट के जाना है, प्रश्न रट के चले जाओ, उत्तर का पता नहीं। ओम का नियम क्या है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन परिपथ आरेख बनाकर कीजिए, या ओम का नियम। ठीक है, ये देखो, विशिष्ट प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, ये रहा। विशिष्ट प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक भी लिखिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में आएंगे, याद रखना इस बात को। और देखो, विद्युत बल्ब का सिद्धांत, इसकी संरचना एवं कार्यविधि समझाइए, इसका नामांकित चित्र भी बनाना है, एकदम आना चाहिए आपको।
और कुछ इस प्रकार के प्रश्न जो है समांतर क्रम श्रेणी क्रम में, एक दो आपको ये भी तैयार कर लेना है, न्यूमेरिकल आएगा एग्जाम में। और हम आपको बता दे रहे हैं क्या आपको तैयार करना है। देखो, चुंबकीय बल रेखाओं के 4 गुण या 3 गुण आप तैयार करके जाना एग्जाम में। विद्युत चुंबकीय बल रेखाओं के गुण 3 आपको याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम आप याद कर लीजिएगा। देखो अभी फिजिक्स बता रहे 25 नंबर हो जाएगा, ये याद रखना आपको। चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक पर बल, ये भी आपको तैयार करना है। और फ्लेमिंग के बाएं और दाएं हाथ का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, लिख लेना, आएगा एग्जाम में। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और घरेलू वैद्युत परिपथ, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये तैयार करके जाओगे। ये रहा, देखो मैक्सवेल के दाएं हाथ, देखो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का और मैक्सवेल के दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये रहा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये ऊपर है, मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसको। और हमारा पर्यावरण से भी 5 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसको याद रखना, देख लेना। और केमिस्ट्री में हम बता दे रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट, उसको भी आप तैयार करिएगा। देखो, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित कीजिए। रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है ये आपको आना चाहिए। 2 से 3 नंबर देकर जाएगा आपको, याद रखना इस बात को, ये आएगा पक्का है। और देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस इसमें होगा कि नहीं होगा ये नहीं पता है, रुको हम बता रहे हैं आपको। हाँ, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अपक्रिया का क्या अर्थ है, इसको आपको एकदम तैयार कर लेना है। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, जिसको कुछ नहीं आ रहा है बस इतना तैयार करके जाओ, यही लिख कर आओ, सब पास रहोगे। रासायनिक अपक्रिया किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, आ सकता है एग्जाम में। और ये भी तैयार कर लेना कि जब लोहे की कीले को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, इसको भी तैयार करिएगा आप। चलो दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस अपक्रिया, प्लास्टर ऑफ पेरिस अपक्रिया आप रट लेना, याद रखना, प्लास्टर ऑफ पेरिस मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। पीएच मान किसे कहते हैं, इसका सूत्र और इस पे सवाल आपको जरूर आना चाहिए पीएच मान पे। और अम्ल, क्षार और लवण की परिभाषा याद कर लेना। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है ये भी याद कर लेना। और कुछ इसमें अंतर होते हैं, अंतर जो बताया जाता है, अम्ल, क्षार, लवण में अंतर भी निकाल सकते हो। और हाँ, एक परिभाषा ये है, देखो हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या तात्पर्य है, उदासीन विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण का मान क्या होता है, इसको याद करोगे। और ये भी याद करोगे पीएच की परिभाषा दीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है स्पष्ट कीजिए। ठीक, और ये वाला प्रश्न देखो, अम्ल और क्षारक की आधुनिक अवधारणा क्या है, प्रत्येक का एक एक उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए, संबंधित रासायनिक समीकरण भी लिखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि लिखिए, देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि लिखिए तथा इसके जल के साथ रासायनिक अपक्रिया लिखिए। इसको या जिप्सम कैसे प्राप्त करोगे ना, जब जल से अपक्रिया होता है तो जिप्सम प्राप्त होता है, उसको आप रट लेना एकदम से, पूरी रासायनिक अपक्रिया। और देखो ये प्रबल एवं दुर्बल अम्ल क्या है, इसमें को याद कर लेना, 2 प्रबल अम्ल का नाम याद कर लेना, 2 दुर्बल अम्ल का नाम याद कर लेना, 2 प्रबल क्षार का नाम याद कर लेना, 2 दुर्बल क्षार का नाम याद कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा।
और आपको ये देखो संचारण, संचारण क्या है, संचारण से सुरक्षा, ये आपको आना चाहिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है। और एक और बता दें आपको, जैसे धातु और अधातु में अंतर, धातु और अधातु में अंतर क्या है, इसको भी आप याद करोगे। कुछ IUPAC देखो, IUPAC नाम देख लो, बहुत सारे हैं इसमें। IUPAC नाम आपको याद ही करना पड़ेगा, IUPAC नाम आप याद करके जाइएगा। और हाँ, कैसे परिवर्तित करोगे या क्या होता है जब, क्या होता है जब में भी आपको बहुत सारा तैयार करना होगा। और कैसे परिवर्तित करोगे, एथिल ब्रोमाइड से इथिलीन, मेथेन से नाइट्रोमेथेन, इथिलीन से पॉलीथीन ना, और इथिलीन से एथेन, ये सब आपको आना चाहिए केमिस्ट्री में। और अगर हम देखो जीव विज्ञान में तो ज़्यादा नहीं बताना चाहते हैं, लेकिन जो बता रहे हैं इसको देखो, आप तैयार करिएगा। उत्सर्जन किसे कहते हैं, मनुष्य के शरीर में कौन कौन से उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सचित्र वर्णन करना है। और ये क्या बोलते हो, याद कर लेना इसको, वृक्क, मनुष्य का उत्सर्जी तंत्र भी, और वृक्क के प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं, ये भी आपको आना चाहिए। और एक परिभाषा बता रहे हैं, उत्सर्जन से क्या तात्पर्य है, मनुष्य के उत्सर्जी अंगों के नाम, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। और आपको बता दें, अगर देखो इसमें ये रहा, मनुष्य में श्वसन लेने की क्रियाविधि का सचित्र वर्णन कीजिए, ये भी तैयार करिएगा आप। और बता रहे हैं, रुक जाओ घबराओ मत, और पेपर लेकर आना, मिला लेना, सब मिल जाएगा सबको। ठीक है। देखो, मनुष्य के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन कीजिए, वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मनुष्य के पाचन तंत्र का सचित्र वर्णन मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। और आपको एक चीज़ और तैयार करना होगा, हाँ ये वाला, प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा, आ सकता है। और ये प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा लिखिए तथा इसकी रासायनिक अपक्रिया का समीकरण बताइए, ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और आप इसको याद करिएगा, तंत्रिका तंत्र किसे कहते हैं या कितने प्रकार की होती है, एक तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तैयार करिएगा आप इसे। और ये ऐच्छिक तथा अनैच्छिक प्रतिक्रिया क्या है, प्रत्येक को उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए, ये भी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाइए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखो ये इसको याद रखना, कायिक जनन क्या क्या महत्व है, कायिक जनन का क्या महत्व है, वर्धी जनन पर टिप्पणी कीजिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा। और ये तंबाकू के पौधे में नर युग्मक के 24 गुणसूत्र होते हैं, थोड़ा इसको देख लीजिएगा, ये वाला भी। और अलैंगिक जनन तथा लैंगिक जनन में कोई 4 अंतर लिखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी तैयार करिएगा। और आपको बता रहे हैं, रुक जाओ, देखो ये वाला, जनसंख्या एक समस्या पर संक्षिप्त विवरण दीजिए, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, अथवा जनसंख्या वृद्धि का मानव समाज पर दुष्प्रभाव पर संक्षिप्त निबंध लिखिए, वेरी 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 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। दिख रहा है, हम बोल रहे हैं, वैसे सुन लो आप, ना दिख रहा हो तो। और भी इसमें है इम्पोर्टेंट, कहाँ गया, हाँ ये परिवार नियोजन की आवश्यकता एवं उसकी विधियों पर निबंध लिखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। और देखो अभी जो हम बताने वाले हैं, ये वाला मेंडल का, देखो लक्षणों की वंशागत के नियम, लक्षणों की वंशागत के नियम या मेंडल का नियम याद करना। ठीक है। और एक संकर संकरण क्या होता है,
इसको याद रखोगे, और द्विसंकर संकरण क्या होता है इसको याद रखोगे। ठीक, और स्वतंत्र आव्यूहन का नियम भी याद रखना पड़ेगा आपको, और इसको संकर तथा संकरण किसे कहते हैं, ठीक, इसको भी याद करोगे। और डीएनए का पूरा नाम, ठीक, और आरएनए का भी पूरा नाम याद करोगे। और इसको भी देखो, लिंग गुणसूत्र किसे कहते हैं, मानव में लिंग निर्धारण की प्रक्रिया को समझाइए। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये रहा, ये वाला भी। और एक और भी है, इसको जाते जाते देख लो, बस पढ़ के जाना। मेंडल के प्रभाविता नियम से आप क्या समझते हैं, द्विसंकर संकरण के चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। ये रहा, ये वाला तो एकदम रट के जाना। मेंडल के पृथक्करण नियम का उपयुक्त उदाहरण देते हुए समझाइए। ठीक है, या मेंडल के एक संकर संकरण प्रयोग को केवल रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ये रहा एक संकर संकरण वाला। और एक ये वाला देखो, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। मेंडल द्वारा देखो मेंडल के नियम क्या है, उसको उचित चित्रों द्वारा समझाइए। ठीक, और या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि द्विगुण संकरण की सहायता से मेंडल की वंशागत नियमों को समझाइए। जो ये है ऐसे वाला, इसको तो रट के जाना एकदम। ठीक है, तो हमारे हिसाब से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आपको बता दिए हैं। आपको याद करना है, कैसे याद करोगे वो आप चलो पढ़े होगे, आप सर्च कर लीजिएगा। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।